Welcome back. So after covering 1 mark question, now it's time to cover 2 and 3 marks question from this topic. Believe me, इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बीट्स वाले सम्स है, ओपन पाइप क्लोज पाइप वाले सम्स है, उन सम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना बच्चों, ओके, एंड सी टू दैट यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग, ओके। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बैंक में जितने सम्स है उतने ही सॉल्व कर रहा हूँ, पर आप यू टेक से आप खुद इनिशिएटिव लेके उस टाइप के थोड़े और ज्यादा सम सॉल्व करना जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो चालू करते हैं 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। स्टार्टिंग में तो सारा थ्योरी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड फिक्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और थर्ड हार्मोनिक में रेशियो क्या रहेगा। तो 2 मार्क क्वेश्चन है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 है, तो इसका रेशियो कितना बनेगा भाई, 1/3 बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में रेशियो पूछा हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक, तो आंसर कितना आएगा 1/3। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर स्टेशनरी वेव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरटोन एंड हार्मोनिक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर बीट्स के एप्लीकेशन है, तो ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ओके। प्रूव दैट द पाइप ओपन एट बोथ द एंड ऑफ लेंथ 12 हैज सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर पाइप ऑफ क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ L, ओके। इसने मुझे यहाँ पे प्रूव करने बोला है। नाउ ये आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। दैट इज सम नंबर 5। हमें प्रूव करना है पाइप ओपन एट बोथ द एंड ऑफ लेंथ 12, ओके, मतलब ओपन पाइप है और इस ओपन पाइप का लेंथ 12 है, इस ओपन पाइप का लेंथ 12 है, ओके, has the same fundamental frequency of a closed pipe जिसका लेंथ L है, और एक closed पाइप है जिसका लेंथ L है, ओके। तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V अपॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2L ओपन पाइप के लिए। अभी लेंथ कितने बराबर है, 2L के बराबर। ओपन पाइप जो है उसकी लेंथ कितनी है, 2L है। देयरफॉर ये NO क्या हो जाएगा, V अपॉन 2 इंटू 2L, दैट इज इक्वल टू V अपॉन 4L। तो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी मुझे मिला V अपॉन 4L। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है। देखो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन 2L, बराबर है, पर लेंथ कितनी दी है ओपन पाइप की, 2L दी है, तो लेंथ के बदले मैंने 2L डाल दिया, तो V अपॉन 4L आएगा। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज फॉर ओपन पाइप, दिस इज फॉर ओपन पाइप, ओके। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड पाइप बच्चा, अगर मैं क्लोज पाइप की बात करता हूं तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन 4L, ओके। और इसकी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है, L इज इक्वल टू कैपिटल L, देयरफॉर इसका आंसर आएगा V अपॉन 4L। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी ओपन पाइप का आंसर V अपॉन 4L है, क्लोज पाइप का आंसर भी V अपॉन 4L है, देयरफॉर ओपन पाइप और क्लोज पाइप दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। सिर्फ वहां पे लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओपन पाइप में लेंथ की वैल्यू कितनी डाली, 12, और क्लोज पाइप में लेंथ की वैल्यू कितनी डाली, L। आंसर मिल गया, बहुत इजी है, ठीक है। सो इसको ऐसे कर सकते हैं आराम से। हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। देखो किसी भी वायर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, दिस इज सम नंबर 6, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L रूट ऑफ T बाय M, ओके। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। कोई भी वायर जब वाइब्रेट होगी, जब कोई भी वायर में जब स्टेशनरी वेव्स बनेगा, तो फॉर्मूला क्या, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L रूट ऑफ T बाय M, ओके।
चलो एग्जांपल लेते हैं कि एक वायर है, ओके, दो नाइफ एजेस के बीच में उसको सपोर्ट किया, जैसे सोनोमीटर में आपने पढ़ा हुआ है, और इसको पुल्ली से पास किया है और यहां पे एक वेट है, ओके, और सपोज इसमें एक लूप बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ t बाय m, बराबर है। तो ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। अब उसने बोला इफ लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी। अगर लोड को पूरी तरह से पानी में डाल दिया, अगर लोड को पूरी तरह से पानी में डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी लोड को आपने अगर पानी में डाल दिया तो गारंटेडली वो हल्का हो गया, टेंशन कम हो गया। लोड को अगर आप पानी में डालोगे तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा मतलब ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है वो कम हो जाएगा, और टेंशन कम होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर समझा कि हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज व्हेन यू आर पुटिंग लोड कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स ऐसे आप बात कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं सम नंबर 7 पे। दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन। 7 जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। सोनोमीटर वायर की लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर, एंड वेट 10 kg, स्ट्रेच बाय वेट 10 kg। वायर को स्ट्रेच किया बाय वेट ऑफ 10 kg, वायर को स्ट्रेच किया बाय अ वेट ऑफ 10 kg, मतलब टेंशन दिया हुआ है 10 kg। टेंशन कितना दिया है, 10 kg। वायर को स्ट्रेच किया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। सोनोमीटर वायर की लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर, एंड वायर इज स्ट्रेच बाय वेट ऑफ 10 kg। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका दिया 100 हर्ट्ज। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका कितना दिया 100 हर्ट्ज, तो मुझे फाइंड करना है भाई लीनियर डेंसिटी कितनी है। आई वांट टू फाइंड लीनियर डेंसिटी। तो सारे वैल्यूज दिए हुए, देखो यही फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ये फॉर्मूला है, m को छोड़ के सारे वैल्यूज दिए हुए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर। सिर्फ याद रखना टेंशन केजी में नहीं रहता। टेंशन मतलब क्या है, फोर्स है। टेंशन मतलब फोर्स है, तो केजी को न्यूटन में बदलना पड़ेगा, केजी को न्यूटन में बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, केजी को न्यूटन में बदलना पड़ेगा। सो हाउ यू विल कन्वर्ट, यू मल्टीप्लाई बाय 9.8। समझ में आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 से। अभी इसको 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 98 न्यूटन। तो सारे वैल्यूज आपको दिए हुए, यू विल सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। तो मैं काम कर देता हूं, इधर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ओके, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ t बाय m। मुझे m फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल दे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L स्क्वायर इंटू t बाय m। ये देखो रूट निकल गया, m को यहां लेके आओ, m विल बी इक्वल टू व्हाट, t अपॉन 4L स्क्वायर n स्क्वायर। टेंशन कितना दिया है, 98, फोर्स 4 इंटू L, लेंथ कितना है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, मतलब ये 10⁴ हो जाएगा। 100 का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर करोगे 10⁴ हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16.5, तो इसका आंसर है 24.5 इंटू 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। स्मॉल m है तो केजी पर मीटर, लीनियर डेंसिटी यूनिट याद रख, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, तो केजी पर मीटर। तो इसका आंसर 24.5 इंटू 10⁻⁴ ये आया रहेगा, चेक करना। ओके, मेरे ख्याल से नोट्स में जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आंसर हैज टू बी 24.5 इंटू 10⁻⁴ केजी पर मीटर। इज इट क्लियर? इसी तरह सारे 2 मार्क के क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। आई होप यू गॉट इट। फास्ट पढ़ा है मैंने, सी मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, आई एम जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक फॉर यू, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो चैप्टर आप पहले प्रिपेयर करो, आपको सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है, फिर ये सब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि
सिखा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन बैंक से अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है। अभी यस माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3 मार्क्स क्वेश्चंस। 3 मार्क्स क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तीनों थियरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करो, एंड दूसरा क्वेश्चन जो है ओपन पाइप और क्लोज पाइप वाला, बच्चा वो पढ़ के जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ओपन पाइप क्लोज पाइप वाले एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओपन पाइप और क्लोज पाइप की डेरिवेशन आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ सम। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो रीड करता हूं फटाफट। 2 wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1 kg and other one is loaded with 9 kg. The vibrating length of the first wire is 60 centimeter and the fundamental frequency is same as that of the second wire. Calculate the vibrating length of the other wire. तो मैं बोल सकता हूं कि एक अच्छा क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फोर्थ सम, देखो बात चल रही है वायर 1 एंड वायर 2 के बारे में, ओके। 2 वायर है, उसने बोला कि भाई दोनों वायर का मटेरियल सेम है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है। बच्चों मटेरियल सेम का मतलब होता है दोनों वायर की डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो दोनों वायर की डेंसिटी सेम है, तो चलो इसका ρ1 लिया, इसका ρ2 लिया, तो गारंटेडली आई राइट ρ1 इज इक्वल टू ρ2, अग्री। दोनों वायर की डेंसिटी सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो A1 और A2 अगर मैं लिख रहा हूं तो गारंटेडली दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ओके। फर्स्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, ओके, 60 सेंटीमीटर। दूसरे की हमें फाइंड करनी है, बराबर, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ओके। हाँ, दोनों को लोड किया है, पहले वाले वायर को 1 kg से लोड किया, दैट इज अ टेंशन। दूसरे वाले वायर को 2 kg से लोड किया, सॉरी 9 kg से लोड किया। तो पहले वायर पे अपन लोड कितना लगा, 1 kg। लोड जो अपन लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंशन। तो उसको 1 kg लगा, इधर 9 kg लगा। अगर दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अगर दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब N1 इज इक्वल टू N2, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों वायर का, तो मुझे ये वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, 2 वायर है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम का मतलब क्या है, दोनों वायर की डेंसिटी सेम है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2, बराबर है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, A1 इज इक्वल टू A2। पहले वाले वायर को लोड किया 1 kg से, दूसरे वाले को लोड किया 9 kg से, तो दोनों का टेंशन दिया हुआ है। अभी जब लेंथ 60 सेंटीमीटर रखा, इसका वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर, तब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायर 1 की और दूसरे की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, देन आई वांट टू फाइंड कि उसकी वाइब्रेटिंग लेंथ कितनी रहेगी दूसरे वाले वायर की। फॉर्मूला देखो क्या, n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाय M, बराबर, ये फॉर्मूला है। अभी हमें m का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया रो है, स्मॉल m इज एरिया रो, तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T अपॉन एरिया रो, बराबर है। तो मैं यहां पे 1 1 1 1 1 लिखता हूं। दूसरे वाले वायर की 1/2L2 रूट ऑफ T2 अपॉन A2 रो 2, बराबर है। तो ये पहले वायर की फ्रीक्वेंसी, दूसरे वायर की फ्रीक्वेंसी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो इक्वल टर्म्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, विल गो फॉर 3 मार्क्स। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लाइक टर्म सारे कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या, L और T बचेगा, क्योंकि N कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो L को यहां पे लेके आओ, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, ये बचेगा, ये सॉल्व देख लो, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, ये वाला सेगमेंट बचेगा। या फिर डायरेक्टली अपन डिवाइड कर देते हैं, तो N1 अपॉन N2 बचेगा 1, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम L2 अपॉन L1, ओके।
रूट ऑफ ये बचेगा T1 अपॉन T2, टेंशन बचेगा, लेंथ बचेगा, टेंशन बचेगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। एरिया कैंसिल हो गया, दोनों को डिवाइड करने के बाद रो कैंसिल हो गया, डिवाइड करने के बाद n कैंसिल हो गया, ये बच गया। सो व्हाट इज L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन 9, है ना, 1 अपॉन 9 है। तो नाउ L1 की वैल्यू कितनी है 60, L2 मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो L2 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 एंड दैट आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए 180 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है कि जो इसमें दिया हुआ आंसर अपना क्वेश्चन बैंक में वो ऐसे दिया है, 3 आंसर दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी, और प्रॉपर फाइनल आंसर कितना आना चाहिए 180 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा आपको करेक्शन कर सकते हो, जो क्वेश्चन बैंक में दिया है इसका लेंथ कितना आएगा 180 सेंटीमीटर। सो आई होप इट इज वेरी सिंपल। मेन चीज क्या याद रखना है कि दो वायर का मटेरियल सेम है मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है। ये छुपा हुआ डेटा है, वो आपको याद रखना है कि दो वायर का मटेरियल सेम है मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों का एरिया सेम है, एंड देन यू विल गेट द आंसर इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। रेशियो वाला सम था, जैसे बड़ा दो वायर है तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stretched sonometer wire is unison with a tuning fork. When the length is increased by 4%, the number of beats heard per second is 6. Find the frequency of the fork. ये जो सोनोमीटर और बीट्स वाले जो सम्स जितने आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। देखो याद रखो, सोनोमीटर और बीट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वाले में बात कर रहा हूँ। ओके, आई विल सॉल्व वन फॉर यू, द वेरी गुड क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर इज 6। क्या दिया हुआ है, एक सोनोमीटर वायर है, इट इज यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क। वायर इज यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क। इसका मतलब ये है कि वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, सो आई विल से लेट L1 be the length of wire and N1 be its corresponding frequency, which is unison with tuning fork. Okay, which is unison with tuning fork। इसका मतलब क्या है कि वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। पहला वाला स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वायर की फ्रीक्वेंसी N1 है तो ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रीक्वेंसी N1 ही होगी। ओके, वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। नाउ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 4%। अभी उसने बोला कि भाई वायर की लेंथ 4% से बढ़ा दी। वायर की लेंथ 4% से बढ़ाएंगे तो गारंटेडली वायर की फ्रीक्वेंसी अभी चेंज हो जाएगी। लेंथ बढ़ाया ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अभी वो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 6 बिट्स प्रोड्यूस करने लगा। पहले दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, समझने की कोशिश करो, पहले दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, ट्यूनिंग फॉर्क का और वायर का दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था। अभी क्या हो गया, वायर की लेंथ 4% से बढ़ा दी। जैसे वायर की लेंथ 4% से बढ़ा दी, अभी वो वायर उस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 6 बिट्स प्रोड्यूस करना चालू किया। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो चलो फिर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बच्चा मैं क्या बोलता हूं, इधर देखो फटाफट फटाफट। ओके, लेट L2 be the new length and N2 be its corresponding frequency। अभी नई जो लेंथ है वो 4% से बढ़ गई, मतलब कितना हो गया 104 हो गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं यार 104/100। नई जो लेंथ है वो 4% से बढ़ गई तो 104/100 ऑफ L1। तो ये हो गया 26 और ये 25 सॉरी 20, हाँ यस 25। तो अगर मैं 4 के टेबल से डिवाइड करता हूं 25 4 सा 100, 25 ये आएगा। तो L2/L1 विल बी इक्वल टू हाउ मच 26/25। बराबर है। इसको देख के मैं क्लियरली बोलता हूं कि L2 इज ग्रेटर देन L1। L2 L1 से बड़ा है। अगर L2 L1 से बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, N1 विल बी ग्रेटर देन N2, क्योंकि लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है सोनू, अगर आप स्ट्रिंग के लॉज देखोगे तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। इधर देख के क्लियरली पता चल रहा है कि L2 इज ग्रेटर देन L1।
अगर L2 L1 से बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, N1 विल बी ग्रेटर देन N2। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि N1 माइनस N2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 बीट्स। दोनों मिला के 6 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी बीट का फॉर्मूला क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, N1 माइनस N2, ओनली व्हेन N1 इज ग्रेटर देन N2। तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने, 6। ठीक है, अभी सॉल्व कर दो इसको। अभी सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ लेंथ से सॉल्व करना पड़ेगा। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। देखो उल्टा हो गया। व्हाट इज L2 अपॉन L1, 26 अपॉन 25। I'll solve this by using dividendo। तो N1 माइनस N2 अपॉन N2, डिविडेंडो ऊपर माइनस किया, नीचे वैसे रखा। तो ये बताओ कैसे आएगा, 26 माइनस 25 अपॉन 25। इसकी वैल्यू कितनी है, 6। 6 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 हर्ट्ज। क्या मुझे N2 चाहिए, नहीं, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए जो कि N1 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, N1 है। तो यहां से मिल जाएगा ना यार, ओके। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 6 है। N2 की वैल्यू डाल दो 150, तो 150 इज इक्वल टू 6, तो N1 की वैल्यू आएगी 156 हर्ट्ज। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे टाइप की जो सम है ना वो सॉल्व करने, देखो बीट्स वाला सम था, पर सॉल्व किससे किया, स्ट्रिंग के लॉ पे सॉल्व कर दिया। तो स्ट्रिंग और बीट्स वाले ये जो सम्स है, ये आपको जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते करो। टेक्स्ट बुक में कुछ सम्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, सोनोमीटर और बीट्स वाले। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ लेट अस गो फॉर सम नंबर 5। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल सम। ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वाले सम्स है, बहुत इजी सम्स है। सिर्फ एक छोटा सा चीज याद रखना है, सम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं लिखता हूं इक्वेशन यहां पे, y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 4t अपॉन 0.025 माइनस x अपॉन 0.25। ओके, ये इक्वेशन दिया है और हमें पूछा है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एन बोलता हूं मैं उसको, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमें पूछी है। ओके, इक्वेशन दिया हुआ सारा एसआई यूनिट में, उसने क्लियरली बोला एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट। सो दिस इज सम नंबर 5। इक्वेशन वाला सम है, कंपेयर करके आंसर आएगा, बहुत सिंपल है। इक्वेशन दिया है, कंपेयर करो, वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, पर बच्चों कंपेयर करने से पहले हमेशा देखना बहुत जरूरी है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। ये नहीं है, इधर देखो, इधर पाई बाई 2 है, ये गड़बड़ वो लोग देंगे। देखो ऐसे टाइप के सम्स आपको सॉल्व करना है। इधर पाई बाई 2 दिया हुआ है, पाई बाई 2 नहीं चलेगा, इधर क्या चाहिए, 2 पाई चाहिए। क्या चाहिए, 2 पाई। तो y इज इक्वल टू साइन, यहां पे 2 पाई चाहिए, तो यहां पे 2 पाई लाने के लिए मैं अंदर से 4 कॉमन निकालता हूं। थोड़ा सोचो, मैंने अंदर से 4 को कॉमन निकाला, तो 4 कॉमन निकला, तो बचा क्या, t अपॉन 0.025 माइनस x अपॉन, इसके पास 4 नहीं था तो डिनोमिनेटर में आएगा 0.2। ओके, तो यहां से मैंने 4 को क्या किया, कॉमन निकाला, 2 1 जा 2 2 जा, तो y इज इक्वल टू साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन 0.025 माइनस x अपॉन 1। तो ये बन गया अपना इक्वेशन, इजी। तो यहां पे 2 पाई लाना बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी। एक बार आपका इक्वेशन बन गया, फिर क्या है, कंपेयर करो, और क्या बचा, तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो साइन के पहले a है, साइन के पहले 1 है, तो a की वैल्यू आएगी 1 मीटर, मिल गया। स्मॉल t के नीचे कैपिटल T है, स्मॉल t के नीचे 0.025 है, तो टाइम पीरियड 0.025 सेकेंड मिला। x के नीचे 1 है, x के नीचे लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर।
तो ये सारे वैल्यूज मिल गए, ए मिल गया, कैपिटल टी मिल गया, लैम्बडा मिल गया। अभी अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इट इज 1/t, बेसिक चीज। तो क्या आएगा 1/0.025, मतलब 1000/25। तो आंसर कितना आएगा 40 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज आ गई। और अभी क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। n की वैल्यू 40 है, लैम्बडा की वैल्यू 1 है, तो 40 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो गया। चेक करते हैं आंसर। एम्पलीट्यूड 1 दिया है, फ्रीक्वेंसी 40 है, वेवलेंथ 1 है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। और इजीली हमने सम को क्या किया, सॉल्व किया। तो ऐसे टाइप की, ऐसा एमसीक्यू में भी एक सम था, पर याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना बहुत जरूरी है। जब भी आप कंपेयर करोगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के साथ, जब भी कंपेयर करोगे यू विल गेट इट। देखो आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो आप मेरे प्राइम शिक्षा के पोर्टल पे जाके बिंदास देख सकते हो, फ्रीली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप जाओ देखो, ओके, और आप ये प्रिपेयर कर सकते हो चैप्टर अच्छे से, ठीक है। सो नाउ आई थिंक वी हैव डन विद 3 मार्क्स क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, ओके, जो 4 मार्क है वो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, दैट विल सॉल्व इट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द 4 मार्क सम। उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो भी करते हैं। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए हुए, यू हैव टू स्टडी देम वेरी नाइसली। 4 मार्क में जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भाई वो सच्ची 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बीट वाला और एक स्टेशनरी वेव्स वाला एनालिटिकल ट्रीटमेंट 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। आप करके जाओ, क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा और बहुत टू दी पॉइंट बनाया है। हाँ, इसके अलावा भी क्वेश्चंस करना टेक्स्ट बुक में से, ऐसा नहीं कि इतना ही करके जाना है, और इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स जो पहला क्वेश्चन है 4 मार्क वाला, और दूसरा क्वेश्चन है बीट्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए। आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। लिख के लर्न करना बच्चों, लिख के लर्न करना अच्छे से। हम सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 4। वेव प्रोड्यूस्ड बाय 2 vibrators, okay, in a medium of wavelength 2 meter and 2.1 meter respectively, and they produce 8 beats per second. Calculate wave velocity and frequency of vibrator. देखो दो वाइब्रेटर है और दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक की वेवलेंथ है 2 मीटर, दूसरे की वेवलेंथ है 2.1 मीटर। दो वाइब्रेटर्स है, दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक की वेवलेंथ है 2 मीटर और दूसरे की है 2.1 मीटर, ठीक है। इसको देख के मैं बोल सकता हूं भाई लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, कोई भी बोल सकता है। देयरफॉर n1 इज ग्रेटर देन n2, उल्टा हो जाएगा बिकॉज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। देयरफॉर n1 माइनस n2 कितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी बीट्स, 8 बीट्स। तो 8 बीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमेशा ये मालूम होना चाहिए, जब भी आप बीट का फॉर्मूला लिखते हो आपको पता होना चाहिए किसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। तो यहां पे अपने को पता है n1 इज ग्रेटर देन n2, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8। आई होप ये क्लियर है। दो वेवलेंथ है, दो वाइब्रेटर है, दोनों वेव्स निकाल रहे हैं। एक की वेवलेंथ 2 मीटर है, दूसरे की 2.1 मीटर है। इसको देख के मैं बोल दिया भाई लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 से बड़ा है, उल्टा हो गया, n1 n2 से बड़ा हो गया। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू कितना, 8, बराबर है। अभी मैं इसको लिखूं v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 8, सिंस v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो n के बदले v अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूं, यस और नो, बराबर कि नहीं। n के बदले v अपॉन लैम्बडा लिख सकते कि नहीं, क्योंकि v तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मीडियम तो वही है, मीडियम चेंज नहीं किया। उसी मीडियम, एक कॉमन मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। v कब चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होगा। तो एक ही मीडियम में, तो n1 के बदले v अपॉन लैम्बडा 1 लिखा, n2 के बदले v अपॉन लैम्बडा 2 लिखा, इज इक्वल टू 8। v कॉमन निकालो, अंदर जा बच्चेगा 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 8। तो v 1 अपॉन लैम्बडा 1 के वाले कितना है 2 अपॉन 2.1 इज इक्वल टू 8। तो v इसका एलसीएम कितना है 2 इंटू 2.1, यहां पे आएगा 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो v इंटू इसका आंसर कितना आया 0.1 अपॉन 4.2 इज इक्वल टू 8। एक नंबर पहले पॉइंट है, एक नंबर पहले पॉइंट है, कैंसिल हो गया। तो v इज 1 अपॉन 42 इज इक्वल टू 8। तो v आ जाएगा 8 2 जा 16, 1 8 4 जा 32, 33, 336 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर है वेलोसिटी का।
अभी अपने को दोनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी N1 N2 की, तो N1 की फाइंड कर लेते हैं। N1 का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन लैम्बडा 1। N1 अभी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला, अभी V पता चल गया है, लैम्बडा पता है, तो N1 इज V अपॉन लैम्बडा 1, दैट इज 336 अपॉन लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर आएगा 168 हर्ट्ज। बराबर है, ये आंसर आएगा 168 हर्ट्ज। और अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करो, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8। अगर N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 है और N1 की वैल्यू 168 है, 8 को यहां पे लेके आओ माइनस 8 इज इक्वल टू N2, तो N2 विल बी 160 हर्ट्ज। तो N2 160 हर्ट्ज है, N1 168 हर्ट्ज है। ओके, आई होप वी गॉट द राइट आंसर। ओ, उधर एक ही आंसर दिया हुआ है पर एक्चुअली तीनों भी आंसर है, वेलोसिटी भी फाइंड करना है और दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तीनों भी आंसर है। तो वो नहीं लिखा है वहां पे क्वेश्चन बैंक में, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल्स हमने कॉल कर दिए, ये भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये 2 थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन। फिर ओपन पाइप क्लोज पाइप वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ आंसर थ्योरी वाले करके जाओ, न्यूमेरिकल सेम टाइप के आप सॉल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आप इस चैप्टर में फुल स्कोर करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।